एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को बहुत 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 बधाइयाँ जिन्होंने अपने प्री के एग्जामिनेशन को क्लियर किया है और जो लोग मेंस की तैयारी शुरू कर चुके हैं। और जिन्होंने नहीं भी क्लियर किया है तो वो लोग निराश मत हुए, क्योंकि अब धीरे धीरे वो लोग अपनी तैयारी को स्पीड अप करेंगे और फिर उन लोगों का भी प्री मेंस सब कुछ क्लियर होगा और उन लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, जिन लोगों ने भी प्री क्लियर किया है और जिन लोगों ने नहीं किया है, दोनों ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग एक हाई लेवल की पजल करते हैं। ठीक है, इस टाइप की पजल मैं करवा भी चुकी हूँ, लेकिन उसमें पैरामीटर्स नहीं थे, तो आज मैं पैरामीटर्स के साथ करवा रही हूँ, जो कि आपको मेंस में देखने को मिलेगी। और जिन लोगों का आरआरबी पीओ मेंस का एग्जामिनेशन है तो वो लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि एग्जैक्टली यही लेवल रहेगा आपको आरआरबी पीओ मेंस में, आपको यही सेम लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी में भी मीनिंग समझेंगे। और जो भी लोग हैं जो वीडियो को पूरी नहीं देखते या स्किप कर करके देखते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बताती रहती हूँ जो आपको हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आगे की, आपको कोई भी आप पजल सॉल्व करोगे तो उसके लिए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है, पहले आप क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 8 persons आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 4 persons इन ईच रो। तो 8 लोग बैठे हैं 2 पैरेलल रोज में, और सभी दोनों ही रोज में 8 लोग बैठे हुए हैं, और हर रो में 4-4 लोग हैं। तो रो 1 में ABCD है और वो लोग साउथ फेस करके बैठे हुए। साउथ फेसिंग मतलब ये होता है। ठीक है, और ये है रो 1 जिसमें ABC एंड D बैठे हैं। अब नेक्स्ट क्या बोला है, इन रो 2 PQRS आर सिटिंग। रो 2 में PQRS बैठे हुए हैं और ये दोनों क्या कर रहे हैं, नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमने नोट कर लिया। इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट, इस गिवन सिटिंग अरेंजमेंट में क्या लिखा हुआ है, इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच पर्सन सीटेड इन अ रो फेसेस अनदर पर्सन ऑफ द अदर रो बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब कि इस गिवन सिटिंग अरेंजमेंट में दोनों ही लोग एक दूसरे को फेस करते हुए बैठे हुए हैं, पर जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। ठीक है, ईच ऑफ देम हैज अ बर्थडे इन डिफरेंट मंथ्स। सभी के अलग अलग महीनों में जन्मदिन है, और वो महीने क्या क्या है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसे महीने दिए हो ना, तो आप महीने को कहीं ना कहीं साइड में नोट कर लेना, क्योंकि किस हो सकता है इस क्वेश्चन में ना पड़े, पर किसी क्वेश्चन में आपको इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने इसे नोट कर लिया। और इसमें कितने डेज होते हैं वो भी आप लिख लेना। ठीक है, तो जो डेज होते हैं वो भी मैंने लिख लिया है, आप भी ऐसे नोट कर लेना। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे लिखा हुआ है 1 person सिट्स बिटवीन ए एंड द वन हु हैज बर्थडे इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। मतलब ए और उस बंदे के बीच में जो कि इवन नंबर ऑफ डे में जन्म लेता है, उन दोनों के बीच में केवल एक ही पर्सन बैठेंगे। एंड वन ऑफ देम सिट्स एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। तो एक लोग जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठते हैं। तो देखिए हमें पता है कि ए जो है वो इसी रो में बैठेगा, तो एक बार ए को एक्सट्रीम एंड में ले लेते हैं और एक बार उस बंदे को एक्सट्रीम एंड में ले लेते हैं जिसका बर्थडे इवन नंबर ऑफ डेज में आता है। ठीक है, तो देखिए ए और इवन नंबर ऑफ डेज वाला इधर बैठेगा और दोनों के बीच में एक लोगों का फर्क रहेगा। ठीक है, अब हो सकता है कि जो ए और इवन नंबर दोनों में से जो भी लोग बैठेंगे वो हो सकता है इधर बैठे, राइट। ए और इवन नंबर वाला, ए और इवन नंबर वाला। ठीक है, ऐसे हमने बना लिया। अब आगे पढ़ते हैं। द वन हु हैज बर्थडे इन द सितंबर सिट्स एट एक्सट्रीम एंड लेफ्ट एंड ऑफ द रो। ठीक है, जिसका बर्थडे होगा सितंबर में वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड में बैठेगा। और
फेस द वन हु सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ द वन हु हैज बर्थडे इन द मंथ ऑफ मार्च। देखो ये थोड़ा समझने वाली लाइन है। इसका मतलब है कि वो आदमी वो बंदा जिसका बर्थडे जो है सितंबर में पड़ता है वो एक्सट्रीम लेफ्ट इन में बैठेगा। तो एक एक चीज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर वो सितंबर वाला साउथ फेसिंग हुआ तो उसके लिए एक्सट्रीम लेफ्ट इन कौन सा हुआ, ये हुआ, राइट। और अगर सितंबर वाला नॉर्थ फेसिंग हुआ, ठीक है, तो उसके लिए एक्सट्रीम लेफ्ट इन कौन सा हुआ, ये हुआ, ठीक। तो वन हु हैज बर्थडे सैटरडे सिट एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ये हमने फिक्स कर लिया। तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट एंड में, तो 3 बंदे इधर बैठेंगे इस केस में 3 बंदे इधर बैठेंगे। या फिर ऐसे बना लो, एक यहाँ पे लिख लो और एक सितंबर यहाँ लिख लो और ऐसे बैठा लो, ठीक है, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। अब आगे क्या लिखा है, एंड फेस द वन, और फेस करता है उसको, हु सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ द वन हु हैज बर्थडे इन द मंथ ऑफ मार्च, और उसको फेस करता है जो कि उस बंदे के इमीजिएट राइट में बैठता है जिसका बर्थडे मार्च में है। तो मतलब मार्च वाले बर्थडे के जो जस्ट इमीजिएट राइट पे बैठेगा उसी को फेस करेगा सितंबर वाला, यही तो लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, मार्च वाले को यहाँ पे कर लेते हैं। तो दोनों ही फेसिंग से हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Q सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ S, Q जो है वो S के सेकेंड राइट पे बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कहीं फिक्स नहीं कर सकते, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि Q जो है S के सेकेंड राइट पे कौन बैठता है, Q बैठता है, ठीक है। हम ऐसे नोट कर ले रहे हैं, ये मेरे नोट करने का तरीका है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो आप कोई और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपको समझ में आए कि मैंने क्या लिखा है। तो मुझे ऐसे समझ में आता है कि S के सेकेंड राइट पे Q बैठा है, तो मैंने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। A डज नॉट फेस S, ठीक है। तो A जो है वो S को फेस नहीं करता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, जो मुझे समझ में आता है कि A S को फेस नहीं करता है, क्रॉस करके, ठीक है। S फेसेस द वन हु हैज बर्थडे इन अक्टूबर, ठीक है। तो S उसको फेस करता है जिसका बर्थडे है अक्टूबर में, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। The one who has birthday in December sits immediate left of the one who has birthday in March, मतलब जिसका बर्थडे मार्च में है उसके जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में वो बंदा बैठता है जिसका बर्थडे दिसंबर में है। तो जिसका बर्थडे मार्च में है उसके जस्ट लेफ्ट में वो बंदा बैठता है जिसका बर्थडे दिसंबर में है, और इस केस में दिसंबर इस साइड आ जाएगा क्योंकि ये साउथ फेसिंग रो है और लेफ्ट यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है जो कि नॉर्थ फेसिंग में होता है, ठीक है। तो हम ऐसे नोट कर लेते हैं। C फेसेस P, ठीक है। C जो है वो P को फेस करता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दैट C फेसेस P, ठीक है। द वन हु हैज बर्थडे इन डिसम्बर फेसेस द वन हु सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ द वन हु हैज बर्थडे इन अप्रैल, मतलब वो बंदा जिसका बर्थडे दिसंबर में है वो उसको फेस करता है who sits immediate right of the one who has birthday in April, मतलब इसका बर्थडे दिसंबर में है वो उसको फेस करेगा जो बंदा उसके इमीजिएट राइट में बैठ रहा है जिसका बर्थडे अप्रैल में है। ऐसे ही तो बनेगा, दिसंबर वाला उसको फेस करेगा जिसका बर्थडे पड़ेगा उस बंदे के इमीजिएट राइट में जिसका बर्थडे पड़ रहा है अप्रैल में, ठीक है। दिसंबर वाला उस बंदे को फेस करेगा जो कि अप्रैल में जन्म लेने वाले बंदे के जस्ट राइट में बैठ रहा हो, यही तो लिखा है। द वन हु हैज बर्थडे इन डिसम्बर फेसेस द वन हु सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ द वन हु हैज बर्थडे इन अप्रैल, राइट। और इस केस में क्या होगा कि दिसंबर वाला उसको फेस करेगा जो कि उसके जस्ट इमीजिएट राइट में बैठा है जिसका बर्थडे अप्रैल में है, मतलब अप्रैल यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत क्लियर बताया मैंने। No one sits between the one who has birthday in May and the one who has birthday in August, मतलब जो मई वाला होगा और अगस्त वाला होगा वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों बिल्कुल साथ में बैठेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। The one who has birthday in May does not face the one who sits second to the left of B, मतलब बी के जो सेकेंड लेफ्ट में बैठा है उसको वो फेस नहीं करता है
द वन बर्थडे इन मे डज नॉट फेस द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। मतलब बी के जो सेकंड लेफ्ट पे बैठेगा उसको वो फेस नहीं करेगा जो कि मे में बैठा है, जो कि मे में जन्म लेता है, राइट, यही तो होगा। बी के जो सेकंड लेफ्ट में बैठेगा उसको वो फेस नहीं करेगा जो कि मे के सामने बैठा हो। मतलब बी के जो सेकंड लेफ्ट पे बैठेगा उसके ऑपोजिट में मे नहीं आएगा। इतना बस याद रखना है कि बी के जो सेकंड लेफ्ट में बैठेगा, क्योंकि बी जो है वो क्या है, वो तो साउथ फेसिंग है, तो बी का सेकंड लेफ्ट तो यही होगा ना, तो मतलब इसकी ऑपोजिट में मे कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख के ऐसा सेम बना करके क्रॉस कर दिया है। ठीक है, डी डज नॉट हैज हिज बर्थडे इन अक्टूबर। डी का बर्थडे अक्टूबर में नहीं है। अब एक चीज आपने देखी, अब एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे क्या बोला कि मई और अगस्त क्या होंगे, हमेशा साथ में बैठेंगे, राइट। अब देखो मई और अगस्त साथ में बैठेंगे तो इसमें और इसमें कहाँ कहाँ जगह है मई और अगस्त को साथ में बैठाने की। इस केस में केवल यही दो जगह बैठ सकता है, मई और अगस्त, राइट। और इस केस में केवल यही दो जगह बैठ सकता है, मई और अगस्त, राइट। तो यही दोनों केवल जगह बची है, बाकी तो और कोई जगह बची नहीं है। अच्छा, अब मई में जो होते हैं ऑड नंबर ऑफ डेज होते हैं, और अगस्त में जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, ऑड नंबर ऑफ डेज होते हैं, ये हमें पता है। और एक चीज हमारे क्वेश्चन में देखो ये क्लियर है कि यहाँ पे क्या बोला है कि बी के जो सेकंड लेफ्ट में आएगा उसको फेस नहीं करेगा मे वाला। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द वन हु हैज बर्थडे इन मे डज नॉट फेस द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो इससे हमें कुछ कुछ ये क्लियर हो रहा है कि मई और अगस्त तो यहीं पे आएगा, तभी तो यहाँ पे ये बातें कही गई है कि बी के जो भी आदमी होगा जो बी के सेकंड लेफ्ट में आएगा वो उसको फेस नहीं करेगा जिसका बर्थडे की मई में आ रहा है। ठीक है, और एक चीज हमारे क्वेश्चन में ये भी बताई गई है कि जो एस है ना वो अक्टूबर को फेस करेगा। तो अगर हम मई और अगस्त यहाँ पे रखेंगे तो क्या यहाँ पे जगह बाकी रह जाएगी कहीं पे भी अक्टूबर को बैठाने की? नहीं, तो दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी हमारी नहीं बनेगी, राइट। तो अब हम देखते हैं, अब हमारी केवल यही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो एक बार हम मई को यहाँ रखते हैं, अगस्त को यहाँ, एक बार हम मई को यहाँ रखते हैं, अगस्त को यहाँ। तो चलो इस केस में हम मई को यहाँ रख लेते हैं, अगस्त को यहाँ रख देते हैं। एक और पॉसिबिलिटी फटाफट से हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ आएगा सितंबर, यहाँ आएगा अप्रैल, यहाँ आएगा अगस्त, और यहाँ पे आएगा मई, और यहाँ पे आएगा मार्च, और यहाँ पे आएगा दिसंबर, राइट। ऐसे हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि एस वाला जो है वो अक्टूबर को फेस करता है, और क्वेश्चन में ये भी लिखा गया है कि एस के सेकेंड राइट पे कौन आएगा, एस के सेकेंड राइट पे क्यू आएगा। अब क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि एस जो है वो अक्टूबर को फेस करेगा, तो यानी कि अक्टूबर तो इसी यहीं पे कहीं ना कहीं आएगा। तो एक बार हम लिख लेते हैं कि एस अक्टूबर को ऐसे फेस कर सकता है, या फिर एस अक्टूबर को ऐसे फेस कर सकता है। मतलब अक्टूबर एक बार यहाँ पे भी आ सकता है और एक बार यहाँ पे भी आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी बनती है। तो अभी हम इस चीज को फिक्स नहीं कर सकते। और एक चीज क्वेश्चन में हमें पता है कि एस के जो है सेकेंड राइट पे आएगा क्यू। तो अगर हम एस को यहाँ पे रखते हैं, राइट, एस के सेकेंड राइट पे क्यू आ जाएगा और एस अक्टूबर को फेस कर लेगा, ठीक है। मगर एस को अगर आप यहाँ रखते हो तो क्या एस के सेकेंड राइट पे कहीं क्यू आने की जगह है? तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल। मतलब एस तो यहीं आएगा और एस के सेकेंड राइट पे कौन आएगा? क्यू आएगा, राइट। और एस किसको फेस करेगा? अक्टूबर को फेस करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज होगी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एस को यहाँ पे रखेंगे, एस के सेकेंड राइट पे क्यू आएगा और एस किसको फेस करेगा? अक्टूबर को फेस करेगा। क्योंकि अगर हम एस को यहाँ रखते तो एस के सेकेंड राइट पे क्यू तो आ जाता, पर एस क्या करता? अक्टूबर को फेस ना कर पाता। तो एस के सेकेंड राइट पे क्यू भी आ गया और एस ने अक्टूबर को फेस भी कर लिया, ठीक है। ये हमारी पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई। अब हमारे पास कौन से महीने बचे? सितंबर। अब हमारे पास कौन सा महीना बचा है फिक्स करने को? तो महीना बचे केवल जून। तो जून को हम यहाँ पर फिक्स कर ले रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सी जो है वो पी को फेस करता है। और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही एक चीज लिखी गई थी कि ए और इवन नंबर वाला जो होगा वो दोनों के बीच में एक ही लोग रहेंगे, और जो इवन नंबर वाला या ए वाला जो होगा वो दोनों में से कोई ना कोई एक एक्सट्रीम एंड पे आएगा, ठीक है। तो जो अक्टूबर है वो क्या है? ऑड नंबर है, राइट। अब यहाँ पे लिख भी लो
ये ऑड नंबर है, मार्च भी ऑड नंबर है, दिसंबर भी ऑड नंबर है और जून केवल इवन नंबर है। इस केस में ये ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर और ये इवन नंबर। तो अब देखो इवन नंबर वाला बंदा और ए के बीच में केवल क्या है, एक लोकल डिफरेंस है, मतलब इवन तो केवल इस केस में क्या है, यहीं पे है, तो ए क्या है, केवल यहीं आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज है कि इवन नंबर वाला केवल एक ही है, तो ए केवल यहीं पे आ सकता है, और इवन नंबर वाला क्या हो गया, एक्सट्रीम एंड पे भी हो गया। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब एक चीज क्या लिखी हुई थी कि ए कभी भी एस को फेस नहीं कर सकता, तो इस केस में ए ने एस को फेस नहीं किया, इस केस में भी ए ने एस को फेस नहीं किया, तो ये वाला भी हमारा क्लियर हो गया। अब एक क्या चीज लिखी हुई थी कि सी और पी जो है वो एक दूसरे को फेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे तो एस आ गया, यहाँ पे क्यू आ गया, यहाँ पे ए आ गया, मतलब सी और पी के लिए इस केस में केवल यही जगह बची है, तो यहाँ पे आ गया सी और यहाँ पे आ गया पी। और इसमें देखो यहाँ पे एस आ गया तो सी पी फेस नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे ए आ गया सी पी फेस नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे क्यू आ गया तो सी पी फेस नहीं कर पाएंगे, तो यहीं पर केवल एक जगह बची है जहां पर सी और पी एक दूसरे को फेस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो एस क्यू पी तीनों सेटल हो गए, तो बचा कौन, केवल आर बचा, तो आर यहाँ पे हो जाएगा और ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। अब यहाँ पे कौन बचा है, बी और डी बचा है, तो बी और डी या तो ऐसे आएंगे या तो ऐसे आएंगे। ठीक है, बी और डी या तो ऐसे, सॉरी बी और डी या तो ऐसे आएंगे या तो ऐसे आएंगे। क्वेश्चन में एक और चीज दी गई थी कि डी कभी भी अक्टूबर में नहीं आएगा, तो जब डी अक्टूबर में नहीं आएगा तो मतलब बी दिसंबर में सॉरी डी अक्टूबर में नहीं आएगा तो मतलब बी अक्टूबर में आएगा और डी यहाँ पे आएगा। इस केस में भी बी अक्टूबर में आएगा और डी यहाँ पे आएगा। अब भी दोनों सही लग रही है, लेकिन एक और चीज दी गई थी, देखिए कि बी अगर यहाँ पे है, ठीक है, जैसे इस केस में बी यहाँ पे है, तो उसके मतलब ये वाली कंडीशन नहीं बननी चाहिए, राइट। तो इस केस में देखो बी यहाँ पे है, यहाँ पे एक बंदे को छोड़ के यहाँ पे कोई आया है और इसके जस्ट ऑपोजिट पे कौन आ गया, मई आ गया। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें नहीं बनानी है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। यहाँ पे देखो बी यहाँ पे है, इसके एक बंदे को छोड़ के जो बंदा बैठा हुआ है उसके जस्ट ऑपोजिट मई आया, नहीं आया, तो मतलब यही हमारी कंडीशन राइट बनेगी। दैट मीन्स इसमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि वो बंदा जो कि बी के सेकेंड लेफ्ट पे बैठता है उसकी ऑपोजिट मई को नहीं आना है, तो इस केस में तो आ रहा था, इसमें ही नहीं आया, तो यही पॉसिबिलिटी हमारी राइट बनी और ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग बनी। कितनी ट्रिकी पजल थी, मगर ऐसी ही पजल एग्जामिनेशन में आने वाली है और मैं समझा रही हूँ तो मुझे इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब आप करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स लगने चाहिए। अपने से बनाकर देखो, ट्राई करो, इस टाइप के क्वेश्चंस यही अब एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।